नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और बारामूला संसदीय सीट से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला अपने चुनाव प्रचार के सिलसिले में ग्रास पहुंचे हैं। उमर अब्दुल्ला ने दावर गरेज में एक रैली को संबोधित किया। रैली को पार्टी के वरिष्ठ नेता नजीर गाजी, तनवीर सादिक और INJI अलायंस से जुड़े कांग्रेस नेताओं ने भी संबोधित किया। उमर अब्दुल्ला भी चुनावी अभियान के सिलसिले में तुलील का दौरा इसके दिल में, इसके खून में तो गुरेज का खून है, इसके खून में तो ऐसी खुददारी है जो खुददारी आप सब में है। और इस खुददारी को मैं सलाम करता हूँ कि जब भी आप लोग इतने खूबसूरत वादी में, शायद मेरा पहला गुरेज में मैं पहले बार आया हूँ, लेकिन जो आपका प्यार है, आपकी जो वलवला आपका है उमर अब्दुल्ला के साथ में, और जो आपकी खुददारी है, उसको मैं नहीं पूरी तंजीम, पूरा कश्मीर सलाम करता है। इंजीनियर अब्दुल रशीद के बेटे अबरार रशीद ने कहा है कि राजनीतिक दल और उनके नेता आज तक मूकदर्शक बने रहे और 5 साल से जेल में बंद उनके पिता के बारे में बात तक नहीं की। अबरार ने कहा कि अगर इन नेताओं ने उनकी रिहाई के लिए कुछ किया होता तो वो अपने पिता के लिए प्रचार करने सड़कों पर नहीं आते। वो राफियाबाद के विभिन्न इलाकों में रोड शो के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें बारामूला संसदीय सीट जीतने की उम्मीद है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ बड़ी संख्या में युवाओं सहित लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। खुद कवर कर रहे हैं कैंपेन को, एक नौजवान का एक जोश है, जज्बा है और वो हमसे जुड़ रहे हैं और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है और एक अच्छी वेव है। और आज लोग तैयार है 20 मई को निकलने के लिए और प्रेशर कुकर पर वोट डालने के लिए, क्योंकि उनका एक अपना नज़रिया है, मेरा अपना नज़रिया है। अगर वो इतनी उनको फिक्र थी तो फिर शायद उनने 5 साल में मेरे वालिद की बात की होती। अगर उनने मेरे वालिद की बात की होती फिर शायद आज मैं मजबूर नहीं होता सड़क पर निकलने के लिए, कैंपेन करने के लिए। अभी मुझे मजबूरी के तहत आया हूँ और अपने वालिद के लिए आया। फिर कौन क्या कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे बस अपना वालिद वापस चाहिए ताकि वो फिर जो हमारे बाकी नौजवान जेलों में बंद है वो उनकी बात कर सकें। और गृह मंत्री के घाटी दौरे के बाद श्रीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी अलग अलग राय व्यक्त की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र अंबरदार ने कहा कि अमित शाह का कश्मीर दौरा एक वैश्विक संदेश है, खासकर 2019 में पुनर्गठन और फैसले के बाद घाटी में 2019 में श्रीनगर संसदीय सीट पर 14.50% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार ये बढ़कर लगभग 38% हो गया है, जिससे स्पष्ट है कि पिछले वर्षों में बने अनुकूल माहौल के कारण अधिक से अधिक लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के मुख्य प्रवक्ता मोहम्मद एजाज ने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को 370 से लोगों का शव परीक्षण करने और इस चुनाव में लोगों की नब्ज जानने का दौरा बताया, जो पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है। इसलिए अमित शाह ने आपात स्थिति में कश्मीर का दौरा किया है। तो ओवरऑल वायलेंस फ्री इलेक्शन हो गया और 38% पोलिंग हुई श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। इस इलेक्शन के प्रोसेस के दौरान ही आपने देखा कि जमाती इस्लामी के बड़े लीडर्स, जिनको एक समय कांग्रेस के टाइम में सरकार दरवाजे पे दस्तक देती थी, और इस बदलाव को भी आप देखेंगे कि अब जमात इस्लामी सरकार के दरवाजे पे दस्तक देती है। Our party Jammu Kashmir United Movement is in contact with them and all other who were known as soft separatists some time back. So we are hopeful and कि as soon as possible we will get a positive result and we will amalgam them as to in the mainstream so that they will be the future as well for the people of Jammu Kashmir. अनंतनाग राजौरी की सीट है। इन 2 सीटों पे अब जो उनके प्रॉक्सी पार्टीज हैं कहीं ना कहीं वो इतने मजबूत नहीं है, तो क्या ये मीटिंग जो है नई प्रॉक्सी पार्टीज को खड़ी करने के लिए अंजाम दी गई है? क्या अमित शाह साहब नई प्रॉक्सी कैंडिडेट्स के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं या नई प्रॉक्सी पार्टीज के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं जिनसे उन्हें लगेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हार सकती है? बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र अंबरदार ने प्रतिबंध हटने के बाद जमात इस्लामी के आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने पर विचार करने के संबंधी बयान पर कहा कि ये मोदी के जादू का असर है कि जमात इस्लामी मुख्य धारा की राजनीति में आ रही है। ये पूछे जाने पर कि क्या जमात इस्लामी विधानसभा चुनाव में एनसी और पीडीपी या अन्य दलों के चुनौती पेश करेगी, अंबरदार ने कहा कि ये अच्छा है कि जमात इस्लामी मुख्य धारा की राजनीति में शामिल हो रही है। सरकार उन सभी अलगाववादी समूहों पर विचार करेगी जो मुख्यधारा की राजनीति में शामिल होना चाहते हैं।
ऐसे समूहों की मंशा पर भी गौर किया जाएगा कि क्या ये सिर्फ प्रतिबंध हटाने के लिए किया जा रहा है या फिर वो सही मायनों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। हट जाता है तो वो मेन स्ट्रीम में आएंगे, किस तरह इसको देखते? देखिए, अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस के टाइम में भारत सरकार का एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप आया था और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जमात इस्लामी के लोगों से मिलने के लिए काफ़ी कोशिश की थी, तब वो पॉसिबल नहीं हुआ। अब आप देख लीजिए कि अभी जमात इस्लामी खुद एक तरह से अपील कर रही है कि हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो अभी जहाद कौंसिल और जमात इस्लामी के बीच में भी जो तनाव चल रहा है वो जो 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन हो गया है और मोदी जी का जो मैजिक है उसका असर है। क्या आपको लगता है कि अगर जमात इस्लामी असेंबली चुनाव में हिस्सा लेती है तो ये चैलेंज होगा, एनसीपीडीपी और बीजेपी को ये चैलेंज दे सकते हैं आने वाले चुनाव में? देखिए, जमात इस्लामिया मेन स्ट्रीम में या कोई और मेन स्ट्रीम में आए तो वो तो अच्छी बात है, पर अभी जितने भी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये कॉल स्टेट ले लेगा कि किस कारण से ये आज अप्रोच कर रहे हैं, रीअप्रोच कर रहे हैं। क्या इस तक ही महदूद हैं कि ये जो इन पर बैन लगी है उसको हटाया जाए? क्या वाकई ये जम्मू कश्मीर में और भारत की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेंगे? रही बात कि यहाँ इलेक्शंस में अगर हुर्रियत या जमात इस्लामिया पार्टिसिपेट करता है तो जब वो पार्टिसिपेट करेंगे तब देखेंगे। रहिए हमारे साथ।